हाय फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है इतिहास की दुनिया 99 में। दोस्तों, आज मैं आपको टॉप 20 प्रश्न बताऊंगा जो आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम में पूछे गए हैं। साइंस के काफ़ी शानदार जानदार प्रश्न बताऊंगा। जैसा कि आप सब जानते हैं कि एग्ज़ाम डेट काफ़ी नज़दीक आ गया है, हाल ही में आपका एग्ज़ाम है, तो एग्ज़ाम को देखते हुए हुबहू जो एग्ज़ाम में आपका प्रश्न पूछा जाता है, पेपर जैसा प्रश्न आपको मिलेगा, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। चलिए, पहला प्रश्न आपके सामने में लगा हुआ है, किसी वस्तु का विस्थापन होता है। तो किसी वस्तु का जो विस्थापन होता है वो धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, शून्य भी हो सकता है, तीनों हो सकता है। अब क्यों हो सकता है, तो इस बात को हम लोग समझते हैं। तो विस्थापन हम लोग जानते हैं कि विस्थापन क्या है। विस्थापन एक सदिश राशि है। ऐसी राशि है विस्थापन, एक सदिश राशि है। अच्छा, अगर सदिश राशि है तो आप लोग फटाफट कमेंट में बताइए कि इसमें दिशा होगा कि नहीं होगा। तो हम लोग जानते हैं कि सदिश है तो इसमें दिशा क्या होगा कि दिशा होता है। ये बात आपको पता होगा। इसलिए जो है विस्थापन कभी धनात्मक होता है, कभी ऋणात्मक होता है, कभी शून्य हो जाता है। विस्थापन हम लोग कहते किसको हैं, तो प्रारंभिक एवं विस्थापन किसको कहते हैं, प्रारंभिक एवं अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। ये इसका परिभाषा होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला प्रश्न आपके सामने में है, किसी पीले कागज को लाल किरणों में से गुजारने पर अग्रलिखित निम्न में से कौन सा रंग प्राप्त होता है। तो पीले कलर कौन सा है, पीला कागज को लाल रंग से हम गुजारेंगे, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ, अगर पीला कलर को अगर आपको देखना है तो आपको पीला केवल तब दिखेगा जब आप पीला रंग के प्रकाश में देखोगे, और सफ़ेद रंग के प्रकाश में अगर आप पीला अगर आप देखना चाहते हैं तो ये पीला खुद पीला रंग के प्रकाश में दिखेगा और सफ़ेद रंग के प्रकाश में दिखेगा। इसके अलावा ये पीला कहीं नहीं दिख सकता है, ठीक। और बाकी कोई भी रंग होगा तो उसमें कैसा दिखेगा, काला दिखेगा। क्या दिखेगा, काला दिखेगा। तो यहाँ क्वेश्चन क्या कर रहा है, किसी पीले कागज़ को लाल किरणों में, तो यहाँ देखो, यहाँ पीला को अगर हमको पीला देखना है तो या तो पीला कलर में ही देखना होगा या तो सफ़ेद में। यहाँ क्वेश्चन कर रहा है कि लाल, बाद बाकी कोनो कलर रहेगा तो कैसा दिखेगा, काला दिखेगा। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अब मैं आपको कुछ और भी बताता हूँ। हम सब जानते हैं कि प्राथमिक रंग, कितने बच्चों को पता है कि प्राथमिक रंग क्या है। तो प्राथमिक रंग जो होता है वो 3 होता है। कितना होता है, 3 होता है। पहला को हम लोग कहते हैं लाल, क्या कहते हैं, लाल। फिर नीला, प्राथमिक रंग यही 3 को है, लाल, नीला और हरा। ये तीनों क्या है, प्राथमिक रंग है। अच्छा, लाल में जब नीला को मिला देते हैं, तो पूछा जाता है कि कौन सा कलर बनता है, तो मैजेंटा बनता है। कौन सा कलर बनता है, तो मैजेंटा कलर बनता है। ये बात आपको याद रखना है। अच्छा, लाल में जब हरा रंग को मिलाते हैं, आपको क्या याद रखना है कि लाल में जब हरा रंग को मिलाते हैं, तो लाल में अगर हरा रंग को मिला दिए तो कौन सा कलर बनेगा, तो पीकॉक। कौन सा बनेगा, तो आपको याद रखना है कि पीकॉक कलर बनता है। तो ये बात आपको याद रखना है, पीकॉक पीला आपको याद रखना है, ठीक। पीकॉक पीला होता है। अच्छा, हरा में अगर नीला रंग को मिलाते हैं तो कैसा रंग बनता है, तो बनता है पीकॉक नीला रंग बनता है। कैसा रंग बनता है, नीला रंग बनता है। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, द्वितीयक रंग कहते हैं। क्या कहते हैं, द्वितीयक रंग। तो आपके पास में क्या हो गया, इसको क्या कहते हैं, पीकॉक नीला, ठीक। अब मैं जो आपको बता रहा हूँ आप लोग ध्यान से सुनिए। तो आपके पास में द्वितीयक कलर कौन कौन सा हो गया, द्वितीयक रंग आपका यही हो जाएगा। तो द्वितीयक रंग आपका कौन कौन सा हो गया, तो द्वितीयक रंग आपका हो गया मेजेंटा, पीकॉक नीला, पीला। क्या हो जाएगा, मेजेंटा, पीकॉक नीला और पीला, ठीक। ये तीन। अच्छा, और मैं आपको बताऊं कि अगर लाल और हरा और नीला, लाल रंग में अगर हम हरा रंग मिला दे और फिर कौन सा रंग मिला दे, नीला रंग मिला दे, तो कौन सा रंग बनेगा, आप लोग ये बताइए। अगर लाल रंग में हरा रंग भी मिला देंगे, नीला रंग भी मिला देंगे, तो फाइनली हमको कौन सा कलर बनकर तैयार होगा, तब हमको सफ़ेद रंग तैयार होगा। कौन सा कलर तैयार होगा, सफ़ेद कलर तैयार होगा। तो इतनी बात समझ में अगर आपको आ गया है तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, अगला प्रश्न है, यदि पृथ्वी की घूमने की गति घूर्णन बढ़ा दी जाए तो भूमध्य रेखा पर पिंड का वजन क्या होगा। तो यदि पृथ्वी का घूर्णन की गति बढ़ा दी जाएगा तो भूमध्य रेखा पर पिंड का वजन घट जाएगा। क्या होगा, घट जाएगा। अच्छा, भूमध्य रेखा, इसी को हम लोग कहते हैं विषुवत रेखा। क्या कहते हैं, विषुवत रेखा भी कहते हैं। इसी को हम लोग 0 डिग्री लाइन भी कहते हैं, 0 डिग्री लाइन भी कहते हैं। तो ये सब बात आपको याद रखना है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, जल गैस मुख्यतः किसका मिश्रण होता है।
चलिए जल गैस के बारे में हम लोग जानते हैं। तो जल गैस को हम लोग क्या कहते हैं, तो जल गैस को हम लोग कहते हैं भाप अंगार गैस। तो जल गैस का हम लोग अगला नाम क्या देते हैं, भाप अंगार गैस। अंगार गैस, भाप अंगार गैस पूछेगा किसको कहते हैं, जल गैस को कहते हैं। और ये जल गैस पूछेगा किसका मिश्रण है, तो ये भाप अंगार गैस में यानी जल गैस में कार्बन मोनोऑक्साइड होता है और हाइड्रोजन होता है। क्या होता है, हाइड्रोजन गैस होता है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिश्रण होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, अब मैं आपको और भी चीज़ बताता हूँ। ये तो हो गया जल गैस। एक होता है प्रोड्यूसर गैस। क्या होता है, प्रोड्यूसर गैस। प्रोड्यूसर गैस, प्रोड्यूसर गैस के बारे में हम लोग जानते हैं। प्रोड्यूसर गैस को हम लोग कहते हैं वायु अंगार गैस। वायु अंगार गैस, वायु अंगार गैस। और वायु अंगार गैस में दोनों में दोस्तों एक बात याद रखना कि भाप अंगार गैस या वायु अंगार गैस दोनों में तो कार्बन मोनोऑक्साइड होबे करता है, लेकिन आपको याद रखना है कि वायु पूछ रहा है, प्रोड्यूसर गैस क्या है, वायु है। तो हमको पता है कि हवा में सर्वाधिक कौन गैस होता है, नाइट्रोजन होता है। क्या होता है, नाइट्रोजन। तो कार्बन और नाइट्रोजन का मिश्रण है। ये किसका मिश्रण है, तो प्रोड्यूसर गैस अगर आपसे कई क्वेश्चन में पूछ लेता कि यह किसका मिश्रण है, तो आपको क्या बताना था, कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन का मिश्रण है। लेकिन हमसे पूछा क्या है कि जल गैस पूछा है, यानी भाप अंगार गैस पूछा है। तो भाप अंगार गैस किसका मिश्रण है, हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड का मिश्रण है। किसको बात समझ में आ गया है, फटाफट लाइक ठोको। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने में। चलिए यहाँ मिलाने वाला दिया गया है। तो मिलाने वाला सबसे आसान होता है, क्योंकि इसमें आपको 1-2 को का अगर आंसर पता होता है तो खुद ऑटोमेटिक यह सॉल्व हो जाता है। तो अभी मैंने जस्ट अभी आपको बताया हूँ कि भाप अंगार गैस के बारे में। किसके बारे में बताया, भाप अंगार गैस। तो भाप अंगार गैस यह किसका मिश्रण था, तो यह कार्बन और हाइड्रोजन का मिश्रण था। तो फटाफट देखिए कहाँ दिख रहा है कार्बन और हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाँ यहाँ दिख रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन। तो यानी कि डी का वन फटाफट खोजिए, ऐसा ऑप्शन आपको कहाँ दिख रहा है, ऐसा ऑप्शन आपको कहाँ दिख रहा है। तो ऑप्शन हम लोग जब देखने गए तो डी का वन एकमात्र ऑप्शन में हमको यहाँ दिख रहा है डी का 1, और कहीं नहीं दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी ही बिल्कुल राइट होने वाला है। लेकिन मैं आपको और भी बातें बताता हूँ, मैं चाहता तो इसको छोड़ के जा सकता था। अब जो मैं आपको बताता हूँ आप लोग ध्यान में सुनिए, ठीक। कुछ चीज़ मैं आपको बताता हूँ जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए क्या है, तो मैं आपको बता रहा हूँ CNG कहेगा किसका मिश्रण है, CNG किसका मिश्रण है, तो बताना है मीथेन, इथेन और हाइड्रोजन इसका मिश्रण है, ठीक। फिर पूछेगा कि कोल गैस किसका मिश्रण है, कोल गैस। तो कोल गैस किसका मिश्रण है, यह हाइड्रोजन और मीथेन CH4 और कार्बन का मिश्रण है, ठीक। LPG कहेगा किसका मिश्रण है, LPG जो है प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण है। किसका है, ब्यूटेन का मिश्रण है। तो ये सब बात आपको याद रखना है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रक्रमों में से कौन सा एक रासायनिक अपक्षयन का भाग नहीं है। यहाँ पर देखिए रासायनिक अपक्षयन का भाग नहीं है। यहाँ पर अपक्षयन का अर्थ होता है टूटना। क्या होता है, टूटना होता है इसका अर्थ। तो जल योजन का मतलब क्या हो गया, जल के द्वारा टूटना। जल योजन का अर्थ क्या हो गया, जल द्वारा टूटना हो गया। उपचयन का अर्थ होता है हाइड्रोजन का जुटना। क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन का जुटना। यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है निम्नलिखित प्रक्रमों से कौन सा एक रासायनिक अपक्षयन का भाग नहीं है, रासायनिक क्रिया का भाग नहीं है। तो ये तो टूटना जुटना ये हो गया। विलयन के बारे में तो आप लोग जानवे करते हैं। तो ये तो मिश्रण है, विलयन क्या होता है, ये तो मिश्रण है, विलयन मिश्रण हो जाएगा। क्रिस्टल के द्वारा क्या होता है, निर्माण होता है, ये तो निर्माण है। तो हाँ यही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लवण क्रिस्टल विकास। क्रिस्टल मतलब क्या हो जाएगा, यही भाग नहीं लेगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, बेकिंग सोडा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। बेकिंग सोडा का जो सूत्र होता है क्या होता है, आप लोग तो जानते करते हैं बेकिंग सोडा। अच्छा, बेकिंग सोडा जो होता है, बेकिंग सोडा इसका प्रयोग जो है सोडा अम्ल अग्निशामक में होता है। इसका प्रयोग कहाँ होता है आप लोग बताइए। तो अग्निशामक यंत्र में जो होता है किसका प्रयोग होता है, तो इसका अग्निशामक यंत्र में होता है H2SO4 जिसको हम लोग सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं, और बेकिंग सोडा NaCl
इसका सूत्र क्या आता है, HCO3 होता है। ये बेकिंग सोडा का सूत्र होता है, NaHCO3, ये बेकिंग सोडा का सूत्र होता है। थोड़ा नहीं लिखा हो रहा है, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक। यह भोजन पकाने की क्रिया को तीव्रतर करने के लिए मिलाया जाता है। हाँ, भोजन पकाने के लिए, ठीक है, बेकिंग सोडा है जिसको खाने वाला सोडा कहते हैं, जिसका भोजन में इस्तेमाल होता है, तो ये भी बात सही है। दूसरा बात क्या है, यह एक संक्षारी क्षारक है। अच्छा, ये बात गलत है। संक्षारी क्षारक का मतलब हो गया, संक्षारी, यहाँ पर बात को समझिए कि ये चीज़ का भोजन जो है क्या कभी ख़राब नहीं होगा, बेकिंग सोडा डालने पर भोजन ख़राब नहीं होगा? जी, भोजन तो ख़राब होगा, थोड़ा देर के बाद ख़राब होगा, लेकिन ख़राब तो होगा। तो संक्षारी क्षारक है, यह एक संक्षारी क्षारक है, तो यही गलती है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है, अगला प्रश्न है, मैसेंजर आरएनए का संबंध किससे है? mRNA वैक्सीन का संबंध किससे है? तो हम लोग जानते हैं कि इसका संबंध किससे है, कोरोना वायरस से। तो कोरोना वायरस के बारे में क्या ही बताया, आप सब जानते हैं, चीन के वुहान प्रांत से ये शुरू हुआ था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, फेफड़ों के आवरण को हम लोग क्या कहते हैं? तो फेफड़ा के आवरण को हम लोग क्या कहते हैं? फुफ्फुस झिल्ली कहते हैं। क्या कहते हैं? फुफ्फुस झिल्ली कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा और इस क्वेश्चन को डिस्कशन करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन पूछ लेगा, हृदय के आवरण को क्या कहते हैं? फेफड़ा को तो आपने बता दिया, आप ये बताओ हृदय के आवरण को हम लोग क्या कहते हैं? तो हृदय के आवरण को हम लोग पेरिकार्डियल झिल्ली कहते हैं। क्या कहते हैं? पेरिकार्डियल झिल्ली कहते हैं, पेरिकार्डियल झिल्ली कहते हैं, ठीक। फिर उसके बाद कहेगा कि हृदय के, हाँ यही हो गया, किडनी के ऊपर जो आवरण होता है उसको क्या कहते हैं? यानी किडनी के ऊपर वाले झिल्ली को क्या कहते हैं? किडनी के आवरण को हम लोग क्या कहते हैं? किडनी के आवरण को हम लोग क्या कहेंगे? तो पेरिटोनियम। क्या कहेंगे? पेरिटोनियम। फिर क्वेश्चन पूछा जाएगा, मस्तिष्क के आवरण को हम लोग क्या कहेंगे? मस्तिष्क के आवरण को हम लोग क्या कहेंगे? मस्तिष्क के आवरण को हम लोग क्या कहेंगे? मेनिंजिस। मस्तिष्क के आवरण को हम लोग क्या कहेंगे? मेनिंजिस। क्या कहेंगे? मेनिंजिस कहेंगे, ठीक। फिर क्वेश्चन पूछा जाएगा, कोशिका के ऊपर जो आवरण होता है, तो हम सब जानते हैं कोशिका झिल्ली कहते हैं, और किडनी के केंद्रक के ऊपर जो आवरण होता है उसको हम लोग केंद्रक झिल्ली कहते हैं। तो ये सब तो हम लोग जानबे करते हैं। चलिए बढ़ते हैं, जो ये सब इंपॉर्टेंट था मैंने आपको बता दिया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा पाचक एंजाइम है? अब पाचक एंजाइम आपसे पूछ रहा है कि इनमें से कौन पाचक एंजाइम है। तो पाचक एंजाइम टाइलिन, ट्रिप्सिन, पेप्सिन, तो ये सभी पाचक एंजाइम है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, अगर बात किया जाए कि टाइलिन कहाँ से निकलता है, तो टाइलिन नामक जो एंजाइम है यह लार ग्रंथि से निकलता है। कहाँ से निकलता है? लार ग्रंथि से निकलता है, ठीक। पेप्सिन प्रोटीन कहेगा कहाँ से निकलता है, तो पेप्सिन प्रोटीन जो है वह अमाशय से निकलता है। कहाँ से निकलता है? अमाशय से निकलता है। ट्रिप्सिन जो है, ट्रिप्सिन प्रोटीन यह कहाँ से निकलता है, तो ट्रिप्सिन जो है यह अग्नाशय से निकलता है, अग्नाशय से निकलता है। तो ये सब आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, पशुओं को दिया जाने वाला कौन सा दर्द निवारक में गिद्धों के लगभग विलुप्त होने के लिए उत्तरदायी है? अच्छा, गिद्धों को यहाँ पर देखिए, दर्द निवारक यहाँ पर दिया गया है, पशुओं को दिया जाने वाला कौन सा दर्द निवारक जो दर्द को कम करता है, तो दर्द को कम एस्प्रिन भी करता है। कौन करता है? एस्प्रिन भी करता है। लेकिन यहाँ पर देखिए 11 नंबर का प्रश्न काफ़ी शानदार प्रश्न है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डाइक्लोफिनेक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो यही इसका राइट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी एक स्वापक पीड़ाहारी नार्कोटिक एनाल्जेसिक औषधि है? निम्नलिखित में कौन सा एक स्वापक पीड़ाहारी नार्कोटिक एनाल्जेसिक औषधि है? पीड़ाहारी मतलब क्या हो गया? दर्द को कम करेगा। क्या करेगा? दर्द को कम कर देगा। तो दर्द निवारक पूछ रहा है कौन है, तो एस्पिरिन। तो ये भी दर्द को कम करता है, लेकिन यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ बढ़िया से सुनिए। तो यहाँ पर स्वापक दिया हुआ है, निम्नलिखित कौन सा एक स्वापक, तो स्वापक का अर्थ आपको पता चलना चाहिए। स्वापक का अर्थ होता है नशा भी हो और दर्द भी हो, तो नशा के साथ दर्द होना चाहिए। तो नशा के साथ दर्द आपको कौन देता है, तो मॉर्फिन देता है, इसलिए एस्पिरिन नहीं होगा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। मॉर्फिन क्या है? तो वही हेरोइन जिसको हम लोग कोकीन कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 इस प्रश्न का क्या होगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए
अब इस प्रश्न के बारे में थोड़ा सा और भी बात हम लोग जान लेते हैं। एस्पिरिन पूछेगा क्या है, तो एस्पिरिन जो है यह दर्द को आराम पहुंचाता है, दर्द को आराम पहुंचाता है। फिर पूछेगा कि मॉर्फिन क्या है, तो मॉर्फिन यह एक ड्रग्स है, क्या है, ड्रग्स है। और इससे इस ड्रग्स से पूछेगा क्या बनता है, तो हेरोइन बनता है, क्या बनता है, हेरोइन बनता है। ये बात आपको याद रखना है। बाद बाकी पैरासीटामोल आपको पता है, यह बुखार को कम करता है, ये तो पता ही होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, मानव शरीर में इंसुलिन इनमें से कौन सा कार्य करता है, तो मानव शरीर में इंसुलिन का कार्य क्या होता है, तो मानव शरीर में इंसुलिन हार्मोन का जो कार्य होता है, यह फेफड़ों को ऑक्सीजन की आपूर्ति करता है। यह नियंत्रित करता है कि शरीर को ग्लूकोज एवं वसा का उपयोग और संग्रहण कैसे करना है। हाँ, यही ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। यह हृदय को साफ शुद्ध रक्त की आपूर्ति करता है, नहीं, यह रक्त के प्रवाह को नियंत्रित करता है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब थोड़ा सा हम लोग जानते हैं इंसुलिन हार्मोन के बारे में। तो इंसुलिन हार्मोन जो है यह कहाँ से निकलता है, तो यह इंसुलिन हार्मोन जो है यह अग्नाशय से निकलता है। कहाँ से निकलता है, हमारे अग्नाशय से निकलता है। पूछेगा अग्नाशय में हमारा टोटल कितना सेल होता है, टोटल 3 कोशिका होता है, 3 सेल होता है, अल्फा सेल, बीटा सेल और पीपी सेल। तो आपको ये बात याद रखना है, जिसको हम लोग अल्फा सेल और बीटा सेल से क्या निकलता है, इंसुलिन हार्मोन निकलता है। इंसुलिन हार्मोन कहेगा किससे निकलता है, तो आपको बताना है कि बीटा सेल से निकलता है। किससे निकलता है, बीटा सेल से निकलता है, ये बात आपको याद रखना है। और इंसुलिन हार्मोन का खोज कहेगा कौन किया था, तो खोज में आपको याद रखना है बाइटिन बेस्ट, क्या याद रखना है, बाइटिन बेस्ट ने इनका खोज किया था। और इंसुलिन में पाए जाने वाला धातु पूछेगा कौन सा पाया जाता है, इंसुलिन में कौन सा धातु पाया जाता है, धातु बता दो कि कौन सा धातु पाया जाता है, तो आपको बताना है जिंक धातु पाया जाता है। कौन सा धातु पाया जाता है, जिंक धातु पाया जाता है। और इंसुलिन का अगर कमी हो जाता है तो इसी को हम लोग क्या, कौन सा रोग हो जाता है, डायबिटीज, जिसको हम लोग मधुमेह, जिसको हम लोग चीनी कहते हैं, या इसी को हम लोग धीमी मौत भी कहते हैं। तो ये बात आपको याद रखना है। तो इतना सारा प्रश्न था दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, हेल्पफुल लग रहा है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। चलिए बढ़ते हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया किस विटामिन की कमी के कारण होता है। अच्छा, यहाँ पर एनीमिया एक बीमारी है। एनीमिया जो बीमारी होता है वह रक्त की कमी के कारण होता है। किसके कमी से होता है, रक्त की कमी के कारण होता है। एनीमिया बीमारी अक्सर बच्चों में अधिक होता है। किसमें अधिक होता है, बच्चों में अधिक होता है। इसके लिए 2 विटामिन जिम्मेवार है, कौन कौन, विटामिन B9, इसको हम लोग फॉलिक एसिड कहते हैं, क्या कहते हैं, फॉलिक एसिड कहते हैं। विटामिन B9 को हम लोग क्या कहते हैं, फॉलिक एसिड कहते हैं। विटामिन B12 इसको हम लोग कोबाल्ट कहते हैं। तो ये दोनों जिम्मेवार है, यानी कि ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, जिन पौधे में संवहन उत्तक नहीं होता है उन्हें डैश 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 के तौर पर जाना जाता है, उन्हें किस नाम से जाना जाता है, उसको हम लोग ब्रायोफाइटा कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्रायोफाइटा कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी क्या आ जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, ब्रायोफाइटा को हम लोग पादप जगत का उभयचर कहते हैं। क्या कहते हैं, पादप जगत का उभयचर कहते हैं, उभयचर कहते हैं। और हाँ, पादप जगत का हम लोग क्या कहते हैं, उभयचर कहते हैं। ठीक, टेरिडोफाइटा इसको पादप जगत का रेप्टेलिया कहते हैं। टेरिडोफाइटा को हम लोग क्या कहते हैं, पादप जगत का रेप्टेलिया कहते हैं, रेप्टेलिया कहते हैं। दोस्तों ये रहा आज के प्रश्न। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, हेल्पफुल लग रहा है, तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। आप लोगों को एक एक प्रश्न समझा के आपके दिमाग में डालने की गारंटी हमारी है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद। अगर आपको PDF चाहिए तो जाइए हमारे टेलीग्राम चैनल पर ITIHASKIDUNIY 99 लिख करके वहाँ से आप वीडियो का PDF ले सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।